नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आशनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी में। इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस चैप्टर का तीसरा पार्ट यानी कि कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिनको हम उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, तो हम आज जो बचे हुए टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। तो यदि आप लोगों ने वो 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में NCERT के किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो 4 टॉपिक को हमने उन दोनों वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हम 5वें टॉपिक से शुरुआत करेंगे। 5वां टॉपिक है बदलता हुआ इतिहास और 6ठा टॉपिक है नगर एवं व्यापार और 7वां टॉपिक है मूल बातें, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि अभिलेख कैसे अभिलेख और क्यों महत्वपूर्ण है अभिलेख। 8वां टॉपिक है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बदलता हुआ इतिहास जो 5वां टॉपिक है उसी के अंदर का एक टॉपिक है जनता में छवि, राजा की छवि। तो उस टाइम में जो जनता में राजा की छवि थी वो बहुत ही खराब थी। प्राचीन काल में कर का मुख्य स्रोत जो था वो खेती से होने वाला उत्पादन था और उस टाइम में ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान थे। तो जब राजा लोग कर लेते थे उनसे, तो राज्य की सुरक्षा के लिए जब राजा कर लेते थे तो वो जो लोग थे उनको लगता था कि राजा हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, और ऐसा होता भी था। कई राजा होते थे ऐसे जो लोगों के ऊपर शोषण करते थे, ज़बरदस्ती कर हासिल करने की कोशिश करते थे। इस कारण वहाँ जो था जनता में जो राजा की छवि थी वो खराब हो रखी थी। अब हम देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके, ये भी 5वें टॉपिक का ही एक टॉपिक है, उपज बढ़ाने के तरीके। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो उपज बढ़ाने के लिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हलों का प्रयोग किया, और जब उन्होंने हलों का प्रयोग किया तो वहाँ पे जो थी धान की रोपाई की जाने लगी, क्योंकि हल चला के वहाँ जुताई कर लिया जाता था और फिर धान की खेती करने लगे। गंगा की घाटियों में जो धान की रोपाई की जाती थी उसके वजह से जो था भारी मात्रा में उपज में वृद्धि हुई थी। तो ये भी एक उपज बढ़ाने के तरीके का कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण है कुदाल का प्रयोग। तो उस टाइम में जब कुदाल का प्रयोग शुरू हुआ, इस्तेमाल करना शुरू किए, तो कुदाल के प्रयोग से पहाड़ी इलाके जो थे उनमें भी खेती की जाने लगी। इससे भी उपज बढ़ा, क्योंकि जब कुदाल का प्रयोग नहीं करते थे उस टाइम में जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो खाली रह जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा जगह खाली रहेगा तो उपज भी कम ही होगी। तो जब कुदाल का इस्तेमाल किया जाने लगा तो पहाड़ी इलाकों में भी खेती करना शुरू कर दिए, और जब पहाड़ी इलाकों में भी खेती करना शुरू किए तो यहाँ उपज में वृद्धि आई। इसके अलावा तीसरा कारण है सिंचाई के साधनों का निर्माण। तो उस टाइम में जो सिंचाई के साधनों का निर्माण हुआ था वह किसके द्वारा कराया गया था, तो वहाँ के राजाओं द्वारा और पूंजीपति लोगों द्वारा, यानी कि जो धनी लोग थे वहाँ के, उनके द्वारा वहाँ का निर्माण कराया जाता था। जब सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे उससे पहले क्या था कि खेती जो थी वो वर्षा पर निर्भर थी, और जब सिंचाई के साधनों का निर्माण हो गया तो लोग अपनी फसल को वर्षा पर निर्भर नहीं रखते थे, यानी कि
वो सिंचाई कर लेते थे साधनों से, जो साधनों का निर्माण हुआ था उन्हीं साधनों से वो अपनी फसलों की सिंचाई कर लेते थे। और फसल यदि बारिश ना भी हो तो फसल अच्छी खासी फसल हो जाती थी। इससे भी क्या हुआ था कि उपज में वृद्धि आई थी। तो ये 3 कारण हैं उपज बढ़ाने के तरीके जो उस टाइम अपनाए गए थे। और अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज में भिन्नताओं का प्रभाव, कि ग्रामीण समाज में भिन्नताओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला था सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई थी, और दूसरा जमींदारों ने छोटे किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया था उस टाइम में, कि ये दोनों सामाजिक भिन्नताओं का प्रभाव था। यानी कि उस टाइम में सामाजिक भिन्नताओं में ये सारी चीज़ें प्रभाव पड़ा था। ये 2 कारण हैं। और अब हम देखेंगे भूमि दान के कारण, कि किस कारण भूमि का दान किया जाता था, किन कारणों की वजह से, किन उद्देश्य की वजह से भूमि का दान करते थे लोग। पहला कारण है मंदिरों का निर्माण करवाना, और दूसरा कारण है धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करवाना। इसके अलावा तीसरा कारण है कृषि का विस्तार। तो ये कृषि के विस्तार के लिए भूमि दान करते थे। तो कैसे? जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, कोई बड़ा, जैसे कि कोई बड़ा वो जमींदार होते थे, जो जिनका कोई 1-2 टुकड़ा उनके घर से दूर, जिन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, दूर पड़ा हुआ है और उसमें खेती नहीं की जा रही है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो कोई गरीब किसान है जिसको वो जो अच्छा ज़मींदार है वो जो भूमि बेकार पड़ी हुई है उसको वह दान कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान है उसमें कोई मंदिर का निर्माण नहीं करवाएगा, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण नहीं करवाएगा, वो कृषि ही करेगा। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो उस भूमि पर कृषि करेगा, और अगर वो कृषि करता है तो कृषि का विस्तार हो जाएगा। यानी कि भूमि दान, जो भूमि दान की गई थी उससे भी कृषि का विस्तार हुआ। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा चौथा कारण था भूमि दान करने का राजाओं द्वारा लोगों का समर्थन जुटाना। राजा लोगों का समर्थन जुटाने के लिए भी भूमि का दान किया करते थे। अब हम प्रभावती गुप्त के बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रभावती गुप्त थी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया गया था। इनके पति के मृत्यु के बाद इन्होंने भूमि दान किया था। महिला होते हुए भी भूमि दान किया था, जो कि धर्मशास्त्र के नियमों के विरुद्ध था। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वह कौन थी जिन्होंने महिला होते हुए भी भूमि का दान किया था। तो वह प्रभावती गुप्त थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया गया था। चलिए अब हम उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार देखते हैं। तो ये जो उपमहाद्वीप में व्यापार हो रहा था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूभाग थे। समुद्र तट पर कई बंदरगाह बने थे, जिससे समुद्री व्यापार होता था। इस समय के जो 3 सफल व्यापारी थे, चलिए हम देख लेते हैं कि वो जो 3 सफल व्यापारी थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था मत्स्यथुवन, और दूसरा था सतवाह, और तीसरा सेट्टी। ये 3 सफल व्यापारी थे और ये बहुत ही धनी व्यापारी थे। अब हम देखेंगे प्रमुख वस्तुओं का व्यापार। तो कौन सी प्रमुख वस्तु थी जिनका व्यापार किया जाता था? तो वो था नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद जैसे पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। अब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य से व्यापार, कि रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था तो कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था।
कैसे होता था? तो रोमन साम्राज्य से काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, जो अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। ये जो रोमन साम्राज्य की जो मांगे थी, ये अपने यहाँ भारत से पूर्ति की जाती थी। तो कहाँ से की जाती थी? अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था, उसके बाद वो अपना लेके जाते थे। चलिए अब हम सिक्के और राजा यानी कि किन सिक्कों को किन राजाओं के द्वारा जारी किया गया था, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो सिक्कों के कारण व्यापार कुछ हद तक आसान ही हो गया था। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के मिश्रण से आहत सिक्कों को ढलवाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। आप मतलब कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि आहत सिक्के किसे कहा जाता था, तो तांबे और चांदी के मिश्रण से जो सिक्के बनाए जाते थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। तो सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के मिश्रण से आहत सिक्कों को ढलवाया गया था और सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण वंश के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण वंश के शासकों द्वारा यानी कि राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। ये जो सोने के सिक्के थे, इनका आकार और वजन जो था वो तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान था। ये जो सोने के सिक्के थे, इनका आकार जो था रोमन साम्राट के जो सिक्के थे, तत्कालीन वजन उनका जितना वजन था जितना उनका आकार था उसी प्रकार के थे। और ईरान के जो पार्थियन द्वारा जारी किए गए सिक्के थे उसके बिल्कुल समान थे ये सोने के सिक्के, जिसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण वंश के राजाओं द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए थे। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त जो सोना था वो बहुत ही बढ़िया प्रकार का सोना था, अति उत्तम था उनका सोना। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय शासक जो थे वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कबायली गणराज्यों ने भी यानी कि यौधेय राजा जो थे कबायली गणराज्य में, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं हमें। ये हमारा NCERT का लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक है अभिलेख साक्ष्य की सीमा, कि अभिलेख के साक्ष्य जो प्राप्त होते थे, अभिलेखों से जो साक्ष्य प्राप्त होते थे उसकी सीमा कहाँ तक होती थी। तो पहला, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाना। अक्षरों को जो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था तो वो नष्ट हो जाते थे, क्योंकि अभिलेख बहुत टाइम बाद मिलते थे। यानी कि पुराने अभिलेख जैसे कि 200 वर्ष 300 वर्ष में प्राप्त होते थे, तो अगर उनको हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है तो वो नष्ट हो जाते थे इतने वर्षों में। इसके अलावा दूसरा है अभिलेखों का नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा साक्ष्य, तो सीमा ही है, ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा है अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। तो जब कोई राजा बड़े या विशेष अवसरों पे अभिलेखों का मतलब निर्माण करवाते थे, तो इससे क्या होता था कि कम अभिलेख ही उत्कीर्ण हो पाते थे, क्योंकि विशेष और बड़े अवसरों पर ही इनको उत्कीर्ण करवाया जाता था। इसके अलावा अभिलेख जो होते थे हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवाते थे। जैसे कि हमें सम्राट अशोक के समय काल में मिले हैं अभिलेख, तो हमें सम्राट अशोक ने क्या क्या किया, किन चीज़ों पर विजय प्राप्त की, कहाँ कहाँ उसने अपना विजय प्राप्त किया, किन से लड़ाई करी, कब उसका मतलब कि जन्म हुआ, कब वह राजा बना, ये सारी चीज़ें हमें
उसके ही अभिलेख से प्राप्त होंगी। तो जो अशोक ने अभिलेख बनवाए हैं उसमें केवल उन्हीं के विचार होंगे, क्योंकि वो लोगों के लिए भी अभिलेख बनवाते थे कि जैसे कोई नियम कानून लागू करवाना है तो वो अभिलेखों पर लिखवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे। तो उसमें उन्हीं लोगों के विचार मिलते हैं। इसके अलावा उसके विचार कैसे थे, जैसे कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो था उसके विचारों में परिवर्तन हुआ था। वह दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय अपना लिया था। इसके बारे में हमें उसी के अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभिलेख शास्त्र की सीमा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर में ये आता है। हमने कहा था आप लोगों से कि हम कुछ बॉक्स के जो बॉक्स दिए गए हैं उनको भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? तो श्रेणी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। इनका जो था ये काम होता था। ऐसा संभावना है कि ऐसा उनका काम हुआ करता रहा होगा। और अग्रहार किसे कहते हैं? तो अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली औरतों, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। अब हम देखते हैं कि ओलिगार्की या सामूहिक शासन किसे कहते हैं। तो ओलिगार्की या सामूहिक शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे हम ओलिगार्की या सामूहिक शासन कहते हैं। ऐसा हमने रोमन गणराज्य में भी पढ़ा था। इसके अलावा अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बॉक्स की हैं। इसके अलावा जनपद किसे कहते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोक, कुल या जनजाति अपना गांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों में हुआ है। संस्कृति दोनों में मिलता है। ये जितने भी बॉक्स के क्वेश्चन आंसर है ना, ये सब आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें MCQs या 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा कभी कभी वन लाइनर या MCQs में ये भी पूछ लिया जाता है कि पेरिपल्स किस भाषा का शब्द है। तो पेरिपल्स यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। और एरिथ्रियन किस भाषा का शब्द है? तो एरिथ्रियंस भी यूनानी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल सागर। यूनानी भाषा में लाल सागर को एरिथ्रियन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। इसके अलावा आप ये भी एक बॉक्स में दिया था पाटलिपुत्र का इतिहास, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, एक बार ही देख लीजिएगा। शायद है इससे भी कोई क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसा ना हो कि आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। और अब आपका ये जो हिस्ट्री का 2nd चैप्टर था ये ख़त्म होता है। अब हम
अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 3rd चैप्टर पे आएगी। तो शायद है कि ये वीडियोस 3rd चैप्टर की वीडियोस आने में थोड़ा देरी हो जाए, लेट हो जाए, उसके लिए इसी वीडियो में मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इस बारी भी थोड़ा लेट हो गया था, वो कुछ काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और फिर इन वीडियोस को एडिट करने में भी तो बहुत समय लगता है, 2 घंटे 3 घंटे का समय देना पड़ता है एक दिन में, और एक दिन में भी कहाँ हो पाता है 3 घंटे 4 घंटे। कम से कम एक वीडियो को एडिट करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो इतना तो एक दिन में नहीं हो पाता, इसलिए मैं 2 से 3 दिन में एडिट कर पाती हूँ। तो इसलिए वीडियो लेट हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार, क्योंकि सब्सक्राइब से ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।